जय हिंद। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अपने देश के प्रति लगाव की भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जब कोई इंसान अपने देश के हित के बारे में सोचने लगे अपने बिना किसी फायदे के, तो उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। और उसके मन में जो यह भावना पनप रही है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति वह चाह रहा है कि हमारा देश अच्छा विकास करे और उस देश से उससे कुछ भी नहीं लेना है, बिना किसी लालच के निस्वार्थ होकर अपने देश के हित के बारे में अगर सोचने लगे तो इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। हम जानते हैं कि आज से कई सौ साल पहले राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था। पूरी दुनिया उन्हीं के कब्जे में थी। उस समय देश नाम का कोई चीज नहीं था, बस एक क्षेत्र हुआ करता था और उस क्षेत्र पे केवल एक ही व्यक्ति का शासन चलता था, जिसे हम क्या कहते थे, राजा कहते थे। वह राजा अपने आप में सर्वे सर्वा हुआ करता था, यानी उस समय जो राजा बोल दिया उसको करना पड़ेगा, जो वह कह दिया वह मानना पड़ेगा, उसमें कोई रोक और टोक नहीं हुआ करता था। कुछ राजा अच्छे थे जो प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे, बदले में प्रजा भी उनसे असीम प्रेम करती थी, पागलों की तरह उनसे प्रेम करती थी। कुछ राजा ऐसे थे जो दुराचारी थे, वे निरंकुश थे। वे अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रजा कैसे है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे कुछ भी मतलब नहीं था। बस उनको अपना सुख समृद्धि चाहिए। इसके लिए बारिश हो ना हो, फसल उगे ना उगे, लेकिन उनको टैक्स चाहिए हुआ करता था। ऐसे राजा प्रजा को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उनका बेहिसाब दोहन करते थे। जो प्रजा थी ऐसे राजाओं से वहां पे तंग आ चुकी थी और लगभग पूरी दुनिया ऐसे ही राजाओं से घिरी हुई थी। अगर आजकल की बात करें तो कोई भी नेता अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगली बार उसको वोट नहीं देते हैं और उसको क्या करते हैं कि हरा देते हैं और उसको हटा देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं था। अगर राजा खराब है तो उसे हम हटा नहीं सकते, उसको झेलना पड़ेगा। कब तक? जब तक वह राजा मर न जाए। यह बात यहीं पे नहीं खत्म होती। अगर राजा मर भी गया तो प्रजा की दिक्कत खत्म नहीं होती। अब राजा मरा है, राजा का बेटा पुनः आएगा, अब वह सिंहासन पे बैठेगा और वो राज करेगा, और वह भी अगर दुराचारी है तो प्रजा को और झेलना पड़ेगा। वह राजा का बेटा कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही निरंकुश क्यों ना हो, उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार हुआ करता था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रजा में एक असंतोष था। प्रजा ऐसे राजाओं से नाखुश थी। वह चाहती थी कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था बदले ताकि हम भी एक आजादी की जिंदगी जी पाएं। और वहां के लोग इस राजा से तंग आ चुके थे। उनके मन में गुस्सा आने लगा कि ये राजा जो है हम लोगों के साथ गलत बिहेव कर रहा है, हम लोगों को खुल के जिंदगी जीने नहीं दे रहा है। तो वहां के जो प्रजा थी उनके मन में धीरे धीरे, या यूं बोले वहां की जो प्रजा थी धीरे धीरे अकलमंद होती गई और अपने देश के हित के बारे में सोचने लगे। और बात हुई थी क्या कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ यानी अपने स्वार्थ के बिना किसी स्वार्थ के देश के हित के बारे में सोचे तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वहां फ्रांस में धीरे धीरे लोगों के मन में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। तो आइए अब हम एक एक करके पूरा इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद को बताया है क्या कि अपने देश के प्रति लगाव की भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे लिखे हैं क्या, जब कोई इंसान अपने फायदे के बिना देश के हित के बारे में सोचने लगे तो उसको हम राष्ट्रवादी कहते हैं। और इस प्रकार की जो उसके मन में भावना पनप रही है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। बात आती है कब और कहां के लोगों में राष्ट्र भावना उत्पन्न हुई, तो ये आपको पता है, भी बताए हैं क्या कि आज से कई सौ साल पहले राजा महाराजा का क्या हुआ करता था, जमाना था। पूरी दुनिया उन्हीं के कब्जे में थी। और क्या है, लगभग सभी राजा उस समय दुराचारी हुआ करते थे। बहुत सारे अच्छे भी थे, लेकिन बहुत उससे कहीं ज्यादा क्या थे, दुराचारी थे। वे प्रजा पे क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा आतंक फैला रखे थे। प्रजा इस प्रकार की शासन व्यवस्था से क्या थी, हार चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि इस प्रकार की कोई शासन व्यवस्था बनाई जाए जो हमारे हित के बारे में ना हो। और क्या हुआ कि ठीक इसी प्रकार की शासन व्यवस्था पे कहां पे थी, फ्रांस में थी। फ्रांस में एक राजवंश था जिसका नाम बुर्बो वंश था, और उस बुर्बो वंश का 16वां राजा था जिसे लुई 16वां कहा जाता था।
और ये जो लुई सोलहवां था उस समय उस फ्रांस का राजा हुआ करता था, यानी उस समय शासनकाल लुई सोलहवां चलाता था। यह लुई सोलहवां बहुत ही दुराचारी था, बहुत ही अत्याचारी था, लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था और पूरी जनता या वहां की जो प्रजा थी इससे थक चुकी थी, हार चुकी थी। वह चाहती थी कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसको बदला जाए और धीरे धीरे वे लोग, वहां के लोग, फ्रांस के जो प्रजा थी, फ्रांस के जो लोग थे, धीरे धीरे अक्लमंद होते गए और अपने देश के हित के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। और यहां से क्या हुआ कि फ्रांस में राष्ट्र भावना की उदय हुआ। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले राष्ट्रवाद यूरोप के फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी वहां की जो प्रजा थी वह तंग आकर क्या की, लड़ाई लड़ी 1789 में। इस क्रांति को राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। अगर राष्ट्रवाद का उदय देखें तो इसका कारण क्या था, सभी को पता है कि वहां की जो सरकार थी निरंकुश थी, दुराचारी थी। कहां पे हुआ था? सबसे पहले फ्रांस में। कब हुआ था? 1789 की क्रांति में। फ्रांस में राष्ट्रवाद अगर देखा जाए तो यही जो क्रांति है 1789 की क्रांति, जो प्रजा वहां की लड़ाइयां लड़ी थी वही क्रांति ही क्या कहलाई, वहां की राष्ट्रवाद कहलाई। और उस समय फ्रांस में जो राजवंश चल रहा था बुर्बो राजवंश था, और उस बुर्बो राजवंश का राजा कौन था? लुई सोलहवां था। प्रजा ने मिलजुल कर क्या किया, लुई सोलहवां को मार दिया और वहां की तानाशाही को समाप्त कर दिया। तानाशाही समाप्त करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई और उस समय सामूहिक कार्य भी किए गए। तो क्रांति के समय किए गए कार्य, जो सामूहिक कार्य थे, वह क्या क्या था? सामूहिक भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया, यानी कोई ऐसी चीज सामने लाई जाए जो जिसको हम भी प्यार करें और अगला व्यक्ति भी क्या करे, प्यार करे, उससे प्रेम करे, यानी उससे उसका लगाव हो। तो इससे क्या होता है, सामूहिक भावना बढ़ जाती है। और क्या हुआ, पितृभूमि और नागरिक का नारा लगाया गया। वहां की जो प्रजा थी वह बोले कि भैया ये जो जमीन है यह मेरी पितृभूमि जमीन है और यहाँ के हम क्या है, मूल नागरिक है, इसको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। और क्या किया गया कि सबके लिए एक समान झंडा बनाया गया, यानी एक ऐसे झंडे का निर्माण किया गया ताकि वहां के सभी लोग उस झंडे का क्या करें, सम्मान करें और उसके सम्मान के लिए क्या करें, मिलकर आपस में उस राजा से लड़ सके। और इस प्रकार वहां का जो राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया और वहां पे प्रजा द्वारा एक प्रतिनिधि चुना गया जो वहां की सरकार बनी और वह शासन चलाने लगी। तो यहां तक समझ में आ गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। क्रांति के बाद किए गए कार्य। तो जब क्रांति हुई थी उसके बाद जो कार्य किया गया था क्या था, तो नया संविधान बनाया गया। सबके लिए एक संविधान बनाया गया। यह संविधान क्या होता है कि एक ऐसा कानून या ऐसा किताब जिससे पूरा देश क्या हो, चलता हो, तो उसे संविधान कहते हैं। सभी को समान अधिकार प्राप्त हुआ। यानी इस संविधान के जरिए सभी को क्या हुआ, समान अधिकार प्राप्त हुआ। ना तो कोई ऊंचा और ना ही किसी को नीचा रखा गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। यह सामंती व्यवस्था क्या होती है कि छोटे किसानों को भूमि देकर और उनसे उस पर काम करवाया जाता है, फसल उगाया जाता है और उसके बाद क्या करता है कि जमींदार उसको छीन लेता है, यानी कब्जा जमींदार का ही रहता है और कार्य किससे, किसानों से करवाया जाता था। तो इसको वहां पे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। स्टेटस जनरल को समाप्त कर नेशनल असेंबली बनाया गया। स्टेटस जनरल क्या है कि राजा द्वारा बनाया गया एक कानून जिसमें सभी मंत्रीगण बैठकर क्या करते थे, सलाह करते थे और वो जो मंत्री था वह राजा का साहूकार हुआ करता था। यानी राजा के सही और गलत पे वह विचार न करके राजा का सिर्फ तारीफ करता था, प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था और राजा के हर एक बात को वो बढ़ा चढ़ा कर बोलता था। तो इस व्यवस्था को वहां पे समाप्त कर नेशनल असेंबली बनाया गया। नेशनल असेंबली में क्या किया गया कि प्रजा के हित के बारे में भी सोचा गया। उसके बाद क्या है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। यानी जो क्रय विक्रय देश के अंदर किया जाता था उस पर जो शुल्क लगता था उसको भी बंद कर दिया गया। नाप तोल की नई पद्धति बनाई गई, यानी सबके लिए जो नाप तोल की व्यवस्था है एक ही बनाया गया, एक ही बटखरे का प्रयोग किया गया। अब ये नहीं कि इस कस्बे में कोई और बटखरा प्रयोग होगा और जाए कहीं और वहां पे कोई और होगा। तो इसको एक पद्धति बनाई गई। एक समान कर लगाया गया, एक समान सभी पे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वह छोटा हो, सब पे समान टैक्स लगाया गया। उसके बाद क्या किया गया, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया।
वहां पे हालांकि और अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती थी, लेकिन सब पे दबाव डाला गया और बोला गया भैया आप क्या करें, फ्रेंच भाषा में ही सबसे बात करें, इससे अपनापन ज्यादा महसूस होगा और लोगों में राष्ट्र की भावना ज्यादा उत्पन्न होगी। आगे क्या है, मर्सीले गीत को राष्ट्रगान बनाया गया, यानी फ्रांस के लोग इस मर्सीले गीत को राष्ट्रगान बनाया। ये मर्सीले गीत क्या है, तो वहाँ के सैनिकों के द्वारा एक गाया जाने वाला गीत था जो बहुत ही जोशीला था। उसके बाद 1793 ईस्वी में, यानी लगभग 4 साल बाद, लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। और उसके बाद उसकी पत्नी को भी कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी को भी क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। अब फ्रांस में जो पहले फ्रांस राजाओं के दबाव में था, वह मतलब खुल के जीने लगा। धीरे धीरे फ्रांस में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक तरफ फ्रांस में किसी और व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा था। वह व्यक्ति कौन था, वह व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट था। यानी अब हम आगे पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उधर फ्रांस में जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक ऐसे व्यक्ति का फ्रांस पे प्रभाव पड़ रहा था। वह व्यक्ति पहले सैनिक हुआ करता था और धीरे धीरे आज फ्रांस का सर्वे सर्वा बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट का। तो अब हम इस वीडियो में, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट पहले एक सैनिक हुआ करता था और ये फ्रांस में धीरे धीरे आगमन किया और उस फ्रांस पे अपना कब्जा करके क्या किया, वहाँ का सम्राट बन गया। और सम्राट बनने के बाद वहाँ पे अपना कानून व्यवस्था बनाया। इससे वहाँ की प्रजा में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, इसको हम अब अच्छे से समझेंगे। तो नेपोलियन का राष्ट्रवाद में प्रसार, नेपोलियन 1799 में आया और फ्रांस में डायरेक्टरी का शासनकाल को समाप्त कर सत्ता पर काबिज कर लिया। पहले वहां पे जब नेपोलियन नहीं था, उससे पहले जो लुई 16वां था उसको मार के जब वहां का शासनकाल बनाया गया था, तो वो डायरेक्टरी शासनकाल था। तो वहां पे ये नेपोलियन आके क्या किया कि उस शासनकाल को खत्म कर दिया और खुद ही वहां पे कब्जा कर लिया। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन आके वहां पे कब्जा किया और 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। और 1804 ईस्वी में ही वह नेपोलियन संहिता यानी एक अपना कानून बना दिया जो पूरे फ्रांस पे लागू कर दिया। आगे क्या है कि फ्रांस पुनः धीरे धीरे नेपोलियन के अधीन होता गया। यानी जो फ्रांस पहले लुई 16वां से बहुत मारपीट किया, उसके बाद उसके आतंक से बचा और पुनः जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वही फ्रांस धीरे धीरे किसके, नेपोलियन के अधीन होता गया। नेपोलियन वहां का सम्राट बन गया, कहाँ का, फ्रांस का, और उस पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। नेपोलियन बहुत सारे कानून ऐसे भी बनाए थे जो वहां के प्रजा के हित के बारे में थे। तो इससे क्या हुए, प्रजा के हित के बारे में था, इससे आसपास के जो देश थे वे भी प्रभावित हुए और वे भी प्रजा के बारे में सोचने लगे। तो ये था हमारा नेपोलियन का राष्ट्रवाद में प्रसार। आइए अब समझते हैं राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान कैसा रहा। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। तो क्या था, विशेषाधिकार समाप्त कर आर्थिक असमानता दूर किया। कैसे, तो कुछ जगह ऐसे थे जहां पे केवल विशेष आदमी ही जा सकते हैं, वहां पे केवल वीआईपी आदमी जा सकते थे, वहां पे आम आदमी का जाना उचित नहीं था, या यूं बोले आम आदमी वहां पे नहीं जा सकता था। तो नेपोलियन ने इस विशेषाधिकार, जिसको विशेष अधिकार मिला था, उसको समाप्त कर दिया। और वो जो नेपोलियन था वह क्या किया कि गरीबों में कुछ संपत्ति भी बांटा, जिससे उनकी आर्थिक असमानता थी वह दूर हुई। आगे क्या है, कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया। यानी ये जो नेपोलियन था, जो कानून बनाया था, इसके कानून में ये था कि भैया अगर कोई बड़ा आदमी करता है और वही अपराध कोई छोटा आदमी करता है तो दोनों के लिए सजा एक ही जैसे मिलेगी। अब ये नहीं बड़ा आदमी कोई अपराध, छोटा अपराध किया, बड़ा आदमी कोई अपराध किया उसको कम सजा मिलेगी और वही अपराध छोटा आदमी किया तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी। इस व्यवस्था को नेपोलियन ने क्या किया, समाप्त किया। आगे क्या है, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको थोड़ा अच्छे से ये नेपोलियन ने किया। आगे क्या है, समान शुल्क, समान नाप तौल प्रणाली और एक मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया। देखिए, समान शुल्क सब पे क्या किया, शुल्क सबको समान देना पड़ेगा, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा हो, सब जगह नाप तौल प्रणाली भी एक ही बनाई गई। इससे क्या होने लगा कि जो भाईचारा है वह लोगों में बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से ये लोगों को क्या किया, गठित करने का प्रयास किया। आगे क्या है, सामंती व्यवस्था समाप्त किया। सामंती व्यवस्था वही है कि जो बड़ा जमींदार था वह छोटे किसानों को क्या करता था,
कि जमीन दे के उससे काम वाम करवाता था और उससे जो पैदा होती थी उसको छीन लेता था। तो इस तरीके का जो व्यवस्था थी उसको क्या किया, नेपोलियन समाप्त कर दिया। आगे क्या है, शिक्षा प्रणाली में भी सुधार किया। ये नेपोलियन जो है वह शिक्षा में भी क्या किया था, सुधार किया था। आइए अब हम देखते हैं इसके जरिए मतलब नेपोलियन के जरिए दूसरे देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ। तो देखिए, इटली के लोग भी वहाँ के राजा से परेशान थे। जब नेपोलियन इटली गया तो इटली के लोग वहाँ की जो प्रजा थी वह नेपोलियन से कहा कि भैया आप हमारे यहाँ आइए और फ्रांस की तरह यहाँ भी कानून व्यवस्था बनाइए ताकि हम लोग अच्छे से जी सकें। तो इटली के लोग यानी जो प्रजा थी वहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे सभी लोग एकजुट होने लगे कि भैया नेपोलियन आएगा और अच्छे से क्या करेगा, यहाँ भी शासन व्यवस्था बनाएगा। तो कुछ दिन तक हालात तो सही था, सभी हालात सही चलते गए, लेकिन धीरे धीरे वहाँ जो इटली और जर्मनी थे वहाँ के लोगों के मन में एक बात समझ में आने लगी कि भैया हमारे देश का आदमी अगर हम पे कोई जुल्म करे उसको हम सहन कर सकते हैं, लेकिन एक विदेश का आदमी, बाहर का आदमी आके हमको ताड़ित करे, हमको सताए, और यह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यानी जो पहले चाहते थे कि नेपोलियन आए, यहाँ पे राज्य करे और शासन व्यवस्था बनाए, वही लोग आज ये चाह रहे हैं कि नेपोलियन ना आए। यानी हम लोग अपने देश के राजा से क्या करेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन दूसरे वाले से नहीं। कुछ इस तरीके का उन लोगों के मन में भावना चलने लगी। और जो छोटे छोटे देश थे अगल बगल, वे लोग भी नेपोलियन के डर से एकजुट होने लगे। यानी जो पहले दूर दूर थे, जो पहले एक साथ नहीं आते थे, वे आज एकजुट होने लगे नेपोलियन के डर से कि कहीं नेपोलियन आके हम पर क्या करे, आक्रमण न कर दे और हम पे कब्जा न कर ले। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दूसरे देशों में भी क्या होने लगा, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। अब आगे देखेंगे राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व पहला क्या है, कुलीन वर्ग का आर्थिक व सामाजिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। ये जो कुलीन वर्ग हैं, धनी लोग हैं, इनकी संख्या भले ही कम थी, लेकिन पूरे यूरोप में या पूरे देश में ये क्या है कि ये ताकतवर है, ये सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से ताकतवर हैं। ये राजाओं को क्या करते थे, पैसा दे दिया करते थे और कुछ भी करते थे, इनको राजा कुछ भी नहीं बोलता था। यानी उस समय जो कुलीन वर्ग थे, जो अमीर लोग थे, वे निरंकुश हो गए थे। ये लोग करते क्या थे कि मजदूरों से काम करवा लेते थे, मन किया पैसा दिए और नहीं मन किया पैसा नहीं दिए। तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मजदूर जो थे, वो बड़े परेशान हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, औद्योगिक की क्रांति आई, मशीनें आ गई। तो जो पहले मजदूर अपने खुद से मेहनत से काम करता था, आज वह मशीनों के जरिए काम करने लगा और उसका पैसा भी बचने लगा। तो धीरे धीरे पैसा बचा के वह क्या करने लगा, अपने आने वाले बच्चों को शिक्षित करने लगा, उसको पढ़ा लिखा दिया और उसके जो बच्चे थे वह बड़े बड़े पोस्ट पे हो गए। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, तो बड़े बड़े पोस्ट पे होने लगे। फिर जब अमीर लोग क्या करेंगे, अगर अब इन शिक्षित लोगों का अपमान करेंगे तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये जो औद्योगिक क्रांति हुई की वजह से एक नया वर्ग उदय हुआ जिसका नाम था मध्यम वर्ग का उदय। अब हम इसको समझेंगे, मध्यम वर्ग का उदय क्या है। राष्ट्रवाद को पनपने के लिए, लोगों में जागने के लिए लोग क्या करने लगे, जगह जगह पर नुक्कड़ करने लगे। जगह जगह नुक्कड़ों पर, यानी जो चौराहा तिराहा था वहां पे नाटक करने लगे और उस नाटक के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा था कि भैया ये जो अमीर लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं। और ये वही लोग थे जो पहले मजदूर के पुत्र, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, ये वही लोग क्या करने लगे, अपना नुक्कड़ वगैरह पर नाटक करने लगे। आगे है उदारवादी राष्ट्रवाद। देखिए, ये जो उदारवादी है, उदारवाद शब्द जो है वह लैटिन शब्द लीवर से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद होना। तो यहाँ पे सभी लोग इस आज़ादी से चाहते थे। मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है, इन लोगों की चाहत क्या थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष उन पर बल दिया गया कि भैया कोई भी व्यक्ति होगा उसको स्वतंत्र किया जाए और उन पे जो कानून बनाया जाए वह समान रूप से बनाया जाए। ये नहीं कि कुलीन वर्ग के लिए अलग और जो मध्यम वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है उनके लिए अलग। उसके बाद क्या है, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया जाए, यानी जो घटिया राजतंत्र चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए। और संविधान और प्रतिनिधि सरकार चाहते थे, ये चाहते थे कि लोगों के द्वारा एक तो सरकार बनाई जाए जो शासन व्यवस्था चलाए। आगे क्या है, निजी संपत्ति की सुरक्षा, मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। निजी संपत्ति का मतलब अगर उनका सामान है तो
वे उस पर अपना अधिकार दिखाएंगे कि भैया ये हमारा है, हम ही लेंगे और इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। ये नहीं कि कोई अमीर आदमी आए और कहे कि नहीं तुम्हारा नहीं है। और मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। मुक्त व्यापार का मतलब ये कि उनको व्यापार किया जाए, करने दिया जाए। मतलब यह कि अगर वो चाहें तो व्यापार करें और ना चाहे तो व्यापार ना करें। प्रेस से आज़ादी क्यों चाहते थे? क्योंकि वहाँ के लोग वही छापते थे जो राजा चाहता था। प्रजा क्या कर रहा है, प्रजा की हालत कैसी है, अगर दुखी है प्रजा बिना खाए मर रही है, ये सब प्रेस में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ वही दिखाया जाता था जो राजा चाहता था। तो ये लोग क्या चाहते थे कि प्रेस से आज़ादी हो जाए, ताकि क्या हो कि लोगों को चीज़ें जो खराब चीज़ें हैं वो भी सामने आए। अब प्रेस में अच्छा सब छाप ही देंगे और ख़राब कोई छापेगा ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। आर्थिक उदारवादी, ये आर्थिक उदारवादी क्या है? उदारवादी का ही एक प्रारूप था। ये लोग भी मुक्त व्यापार के पक्षधर थे, यानी ये लोग ये चाहते थे कि भाई हमारे व्यापार में राजा का कोई नियंत्रण ना हो। यानी ये लोग सभी लोग चाहते थे कि राजा का व्यापार में मतभेद न करें, यानी राजा व्यापार में मतभेद न करें। उस समय वहाँ पे एक बड़ा सा क्षेत्र हुआ करता था, जो फ्रांस थे उसके चारों ओर, फ्रांस के आसपास बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जिसे लोग क्या करते थे? प्रसा ने एक काम किया कि एक शुल्क संघ बनाया, और यह शुल्क संघ यह निर्धारित करता था कि किस व्यापारी के लिए उसके व्यापार के लिए कितना टैक्स देना पड़ेगा। इस संघ शुल्क का नाम रखा गया जैल्वेराइन। यानी ये जो जैल्वेराइन है एक प्रकार का बनाया गया संघ शुल्क था, जिसको व्यापार में किस व्यापार में कितना पैसा देना है यही निर्धारित करना था। जैल्वेराइन क्या है? प्रसाद द्वारा 1834 में बनाया गया शुल्क संघ था, जो कि व्यापारियों की आर्थिक हितों की रक्षा करता था और व्यापार के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराता था। यह था जैल्वेराइन। अब समझते हैं रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद एक प्रकार की नई सोच है। कैसी नई सोच है? लुई 16वां के बाद तथा नेपोलियन शासनकाल के पहले की शासन व्यवस्था। जब नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना, तो वह पूरे यूरोप में क्या किया था? हड़कंप मचा रखा था, तहलका मचा रखा था। और वह ब्रिटेन, जिसे आज इंग्लैंड कहते हैं, उससे जा भिड़ा। उस समय ब्रिटेन बहुत ताकतवर था और उसके अगल बगल के जो भी देश थे वो भी नेपोलियन से खफा थे, वो भी नेपोलियन से क्या थे? नाराज थे। तो ये 3-4 देश मिलके नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया। कौन कौन था? प्रसा, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलकर नेपोलियन से लड़ाई लड़ी और उसको परास्त कर दिया और नेपोलियन को क्या किया? बंदी बना दिया। और ये चारों देश मिलके ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जाके एक बैठक की, जिसे वियना की संधि कहते हैं। और उस संधि के जरिए क्या किया कि इस रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना को स्थापित किया। यानी 1815 के वाटरलू युद्ध के बाद, ये जो युद्ध हुआ था इसे वाटरलू युद्ध कहते हैं। वाटरलू युद्ध के बाद वियना की संधि के जरिए पुरानी सोच कैसी है? वही लुई 16वां के बाद वाली शासन व्यवस्था जो चल रही थी, यानी जब नेपोलियन नहीं आया था उससे पहले की शासन व्यवस्था स्थापित करना ही रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना कहलाता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए समझते हैं वियना की संधि। वियना की संधि क्या है कि जब 1815 में वाटरलू युद्ध के दौरान नेपोलियन हार गया था, तो उस समय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बैठक हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? वियना की संधि कहते हैं। वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ये चारों देश ने मिलकर क्या किया था? उसमें भाग लिया था। चूंकि उस समय प्रसा कोई देश नहीं था, आसपास का कुछ क्षेत्र था, उसे प्रसा कहते थे। और क्या है कि यूरोप में नेपोलियन द्वारा लाया गया शासन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना ही क्या था? इस संधि का मेन मुद्दा था। इसका उद्देश्य क्या है कि फ्रांस को किस तरीके से दबाया जाए कि फ्रांस दोबारा कभी भी उठ न पाए। उसके बाद क्या है? वियना की संधि में लिए गए निर्णय, क्या क्या निर्णय किया गया था वियना की संधि के दौरान, उसको समझते हैं। तो पहली बात इसमें यह था कि जो संधि की गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो नेपोलियन द्वारा जीता गया हिस्सा है उसको वापस कर दिया जाए। जीते गए क्षेत्रों को लौटाने को कहा गया। किससे? नेपोलियन से, कि भाई आप जो जो क्षेत्र जीते हैं उसको क्या करिए? वापस करिए। फ्रांस के चारों तरफ एक नए राज्यों का घेरा बना दिया गया। किसके तरफ? फ्रांस के चारों तरफ एक नए राज्यों का घेरा बना दिया गया, ताकि फ्रांस पे अच्छे से निगरानी किया जा सके। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों का पुनर्स्थापना
करने का प्रयास किया गया कि भैया जहां जहां पे ये नेपोलियन गया है, राजाओं को परास्त करके कब्जा किया है, उसको पुनः वहां पे पुनर्स्थापित किया जाए। प्रसा को फ्रांस के पश्चिमी सीमा पर अनेक और क्षेत्र मिले। अभी बताया ना, प्रसा क्या था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। ये फ्रांस के पश्चिमी क्षेत्रों में इसको और ज्यादा क्षेत्र मिले। और क्या किया गया, इटली पर प्रभाव रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया। इटली उस समय भी मजबूत था, तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए मेटरनिक, अभी बताएंगे मेटरनिक क्या है, मेटरनिक ने उसको कई राज्यों में या कई छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या किया, तोड़ दिया। और क्या है, रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया, बोला गया कि भैया आप पोलैंड का निगरानी करिए। किसको, रूस को। आगे क्या है, जर्मनी महासंघ, उस समय जर्मनी बहुत बड़ा था, तो जर्मनी महासंघ को क्या किया गया, भंग नहीं किया गया, उसको तोड़ा नहीं गया, और उस पर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप से ऑस्ट्रिया का कब्जा माना गया। तो यह था हमारा वियना की संधि, और वियना की संधि के दौरान लिए गए क्या क्या निर्णय थे ये। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब समझते हैं मेटरनिक व्यवस्था क्या है। तो मेटरनिक जो है वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये चांसलर क्या होता है, तो जैसे अपने देश में सबसे ज़्यादा पावर पीएम के पास होता है, वैसे ही ऑस्ट्रिया में सबसे ज़्यादा पावर चांसलर के पास होता था। यह घोर प्रतिक्रियावादी था और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या है कि यह राष्ट्रवाद नहीं देखना चाहता था, और कहीं भी अगर राष्ट्रवाद के बारे में क्रांति पैदा हो रही तो उसका विरोध करता था। वियना की संधि के बाद एक व्यवस्था कायम किया, यही मेटरनिक व्यवस्था कहलाता है। जब नेपोलियन को हराया गया और ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना में एक संधि हुई, तो उसके दौरान एक ठो यह क्या किया, व्यवस्था बनाया जिसे मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। मेटरनिक व्यवस्था 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक चला। इसे मेटरनिक युग भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह मेटरनिक व्यवस्था मेटरनिक के नेतृत्व में किया गया था। यह जो मेटरनिक व्यवस्था है पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाया, और मेटरनिक ने किस पे, नाटक पे, अखबार में, गीत संगीत सब पे क्या किया था, सेंसरशिप लगा दिया था। ये सेंसरशिप क्या होता है कि राजा के कहने पे ही अखबारों में, संगीतों पे जो राजा कहेगा वही होगा, चाहे वो अखबार में, न्यूज़पेपर में जो छप रहा है वो, या फिर गीत संगीत गाया जा रहा है वो सब राजा के कहने पर ही होगा। तो ये सेंसरशिप लगाया था। जो मेटरनिक व्यवस्था है या मेटरनिक जो है वह पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि इटली जो था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, और इटली का निगरानी रखने के लिए ऑस्ट्रिया को सौंपा गया था कि भैया आप क्या करिए, इटली पे निगरानी करिए। लेकिन इटली में एक क्रांतिकारी ज्यूसेपी मेसनी पैदा हुआ, और यह इटली का एकीकरण यानी इटली को आज़ाद करना चाहता था। और ये क्या किया कि अपने ही विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक संगठन बनाया, जैसे हो गया क्या आपका यंग इटली, यंग यूरोप। और क्या किया कि यह खुद जाके मेसनी कार्बोनरी संगठन का एक गुप्त सदस्य बन गया। यह जाके कार्बोनरी संगठन का एक गुप्त सदस्य बन गया। ये कार्बोनरी संगठन क्या है कि उस समय का ये लड़ाई झगड़ा वाला एक उग्रवादी संगठन था जो लड़ाई झगड़ा करता था। यह संगठन कौन, ये जो कार्बोनरी संगठन है, यह संगठन मेटरनिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काफी था। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में लगभग हर एक जगह में क्या होने लगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, यानी वहां पे क्रांतिकारी पैदा हो गई। हद तो तब हो गई जब 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या हुआ, क्रांति पैदा हो गई। और वियना में क्रांतिकारियों और वहां के लोगों के बीच में काफी लंबा संघर्ष चला, और क्या हुआ, मेटरनिक की हार हुई और मेटरनिक त्याग पत्र देकर इंग्लैंड भाग गया। मेटरनिक की हार हो गई, मेटरनिक त्याग पत्र देकर इंग्लैंड भाग गया, और 1848 ईस्वी में मेटरनिक युग क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो ये था मेटरनिक व्यवस्था। अब इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब चलते हैं, देखते हैं क्रांतियों का युग। तो जो 1830 से लेके 1848 ईस्वी तक दौर था उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतियों का दौर कहते हैं। इसमें क्या है आपका फ्रांस की जुलाई की क्रांति। ये फ्रांस की जुलाई की क्रांति क्या है इसको समझते हैं। वियना की संधि के बाद फ्रांस में सत्ता चलाने के लिए लुई 18वां को क्या किया गया, शासक बनाया गया, और बोला गया कि भैया आप फ्रांस में क्या करिए, शासन चलाइए। जो लुई 18वां था वह अच्छी मानसिकता वाला था, यानी लुई 16वां के जैसे नहीं था। वह अमीरों और गरीबों में तालमेल बैठाना जानता था ताकि वे लोग आपस में खुश रह सकें, और इस काम में वह सफल भी रहा। उसके बाद क्या है कि यह संविधान सुधारों की घोषणा की कि भैया अगर संविधान में जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, सुधार करेंगे। और सन 1824 ईस्वी में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई।
और इसके मरने के बाद जो फ्रांस है, फ्रांस में चार्ल्स दशम को शासक बनाया गया। और ये जो चार्ल्स दशम था वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश था, यानी घटिया टाइप का क्या था, आदमी था। यह क्या किया, चर्च और कुलीनों को ताकत दिया, यानी जो अमीर लोग थे उन लोगों को ताकतवर बना दिया, उदारवादी का दमन कर दिया। जो नरम दल के थे या फिर जो अच्छे मानसिकता वाले थे, उदारवादी लोगों का ये क्या किया, दमन किया, या तो उनको मार डाला या फिर किसी काम में फंसाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या किया कि यह अखबार और भाषण पर बिल्कुल पाबंदी लगा दिया कि भैया ना तो कोई न्यूज़पेपर छापेगा और ना ही कोई भाषण देगा, ताकि वहाँ पे पुनः क्या हो, राष्ट्रवाद न उत्पन्न हो पाए, यानी इसके जो क्रांति न पैदा हो पाए। आगे क्या है कि 1830 में पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए इतना सब कुछ करने के बाद 1830 ईस्वी जब आया तो यह पोलिंगनेक को क्या किया, वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। और ये जो पोलिंगनेक है यह उससे भी खतरनाक था। किससे, चार्ल्स दशम से। यह घोर निरंकुशवाद था और घटिया टाइप का, और बाकी शेष कसर जो भी बचा इसने पूरा कर दिया। अभी तक तो उसने भी क्या कर रहा था, चार्ल्स दशम ही क्या कर रहा था कि गरीबों पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन उससे जो छूटा बूटा वह कौन कर दिया, पोलिंगनेक ने कर दिया। 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी कर दिया। कौन, ये देखिए, गरीब कैसे है, मर रहा है, जी रहा है, उससे कुछ भी मतलब नहीं। गरीब बहुत गुस्सा रहा है वहाँ का, फ्रांस का, लेकिन इससे कोई उससे मतलब ही नहीं है। इसके बावजूद ये 4 अध्यादेश यानी 4 कानून बना दिया, और चारों कानून अमीरों के हित में था, गरीब पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया उस समय। तो क्या हुआ, 26 जुलाई को विद्यार्थी, किसान और वहाँ के वृद्ध पुरुष थे वो लोग क्या किए, नेतृत्व किए और उसके खिलाफ क्या किया, क्रांति पैदा की। 26 जुलाई की रात थी, रात भर पेरिस की सड़कों पर क्या किया गया, नारा लगाया गया। किसके खिलाफ, इस निरंकुशवाद पोलिंगनेक के खिलाफ क्या किया गया, वहाँ पे नारा लगाया गया इसके विरोध में। और क्या हुआ कि 27 से 29 जुलाई तक संघर्ष चला। ये जो लड़ाई है 27 से 29 जुलाई तक संघर्ष चला। इसमें जो चार्ल्स दशम था उसके सैनिक मारे जा रहे थे। यह 3 दिन फ्रांस का गौरवशाली दिवस कहलाया। और 31 जुलाई को चार्ल्स दशम क्या किया, त्याग पत्र देके इंग्लैंड भाग गया। जब देखा कि भैया अब ये जो जनता है ये आक्रोश में आ चुकी है, अब क्या करेगा, सबको मार डालेगा, तो वो क्या किया, त्याग पत्र देके भाग गया। यह 3 दिन जो है फ्रांस का गौरवशाली दिन माना जाता है। यह क्रांति फ्रांस के जुलाई महीने में की गई थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फ्रांस की जुलाई की क्रांति कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा क्या फ्रांस की जुलाई की क्रांति क्या होती है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जो फ्रांस की जुलाई थी, ये फ्रांस की जुलाई के क्रांति के बाद वहाँ यूरोप में क्या हुआ, तहलका मच गया। यूरोप, फ्रांस के अगल बगल वाले जो देश थे वो लोग भी सोचने लगे कि अगर फ्रांस चार्ल्स दशम जैसे राजा से क्या हो सकता है, छुटकारा पा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं पा सकते। तो उन लोगों के मन में भी क्या हुआ, राष्ट्र भावना पनपने लगी और वे लोग भी संघर्ष करना शुरू कर दिए। और क्या किए, वे लोग भी इस निरंकुशवाद राजा से छुटकारा पाने लगे, यानी उनसे क्या की, लड़ाई की और निरंकुशवाद राजाओं को वहाँ से हटा दिया। तो अगर देखा जाए जो फ्रांस की जुलाई की क्रांति है वो न सिर्फ फ्रांस में बल्कि यूरोप के बहुत सारे देश में भी क्या किया, राष्ट्र भावना क्या किया, उजागर किया। इसके बारे में मेटरनिक का कहना था, किसके बारे में, इस फ्रांस के बारे में, कि अगर फ्रांस छींकता है तो अड़ोस पड़ोस के देश में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये था हमारा फ्रांस की जुलाई की क्रांति। अब फ्रांस की जुलाई की क्रांति से और देशों पे कैसे प्रभाव पड़ा, अब इसको हम आगे समझेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम समझते हैं जुलाई की क्रांति के प्रभाव। जो फ्रांस की जुलाई की क्रांति हुई थी उससे क्या प्रभाव पड़ा था। तो उससे बहुत सारे देशों में विद्रोह शुरू हो गया था। कहीं का विद्रोह सफल हुआ और कहीं का विद्रोह न सफल हुआ, तो वहाँ पे राष्ट्रभाव की भावना उत्पन्न हुई। जैसे हमारा बेल्जियम है, बेल्जियम में ब्रसेल्स नामक शहर में 1830 में वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। इसका परिणाम ये निकला कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। और हमारा क्या है, पोलैंड। ये जो पोलैंड है, वियना के संधि के बाद ये पोलैंड रूस के अधीन था, यानी इस पे रूस का कब्जा था। लेकिन 1830 में क्या हुआ, जब ये जुलाई की क्रांति हुई तो वहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह सफल तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों में राष्ट्र भावना उत्पन्न हो गई। आगे क्या है, जर्मनी, इटली।
अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी क्या क्या था, ये जो जर्मनी और इटली है यह वियना की संधि के बाद अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के अधीन था। और यहाँ भी क्या हुआ, विद्रोह शुरू हुआ। कब? जुलाई की क्रांति के बाद। लेकिन यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ, वहां पे केवल राष्ट्र भावनाएं क्या हुई, उत्पन्न हुई। अब आगे हमारा आता है, अच्छा इसके सिवा और सारे देश थे, जैसे हमारा हो गया स्पेन, पुर्तगाल, तो वहां पे भी कई कई जगहों पे अपनी मांग रखी गई, तो वहां पे उन लोगों का मांग पूरा किया गया। और जहां पे उनकी मांग पूरी नहीं हुई वहां पे केवल उन लोगों में क्या हुआ, राष्ट्र भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। आगे है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो जो यूनानी लोग थे वो पहले बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हुआ करते थे, वो लड़ाई उड़ाई बहुत अच्छे से कर लेते थे, कोई भी युद्ध हो वो अच्छे से उसको जीत सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये भोग विलास में सब खो बैठे। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूनान जो था वह ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हो गया, यानी तुर्की इस पे आके क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर यहाँ पे यूनान में क्या हुआ, संग्राम छिड़ गया। इसका कारण क्या था, जो यूनानी लोग थे, यूनान को तुर्की से अपनापन नहीं मिला, यानी ये लोग यूनानी लोग कुछ और चाहते थे और तुर्की, चूंकि तुर्की उस पर कब्जा किया है तो तुर्की कुछ और कर रहा था। 18वीं शताब्दी में तुर्की कमजोर हो गया, धीरे धीरे समय बीतता गया और जब 18वीं शताब्दी आया तो तुर्की क्या हुआ, कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि यूनान जो लोग थे उन लोगों के मन में धीरे धीरे क्या रहा था, राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी। और जब ये फ्रांस की क्रांति हुई, जुलाई की फ्रांस की क्रांति जब हुई तो यह राष्ट्र भावना और ज्यादा प्रभावी हुआ। तो आगे क्या है, फ्रांस की क्रांति का इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। फिर विद्रोह कब शुरू हुआ, 1831 में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी ने अपने नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तुर्की के खिलाफ। और इनके सिवा जो अंग्रेजी कवि कौन थे, अंग्रेजी कवि लॉर्ड वायरन, ये भी क्या किए कि धन को इकट्ठा किए और खुद ही युद्ध में जाके कूद गए। 1834 में क्या हुआ कि इनको बुखार हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1832 में कुस्तुमिनिया की संधि ने यूनान को क्या किया कि एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो जुलाई की क्रांति हुई थी, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके जरिए से इधर भी क्या हुआ, जो प्रभाव पड़ा उसको हम अच्छे समझें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब समझते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना ये क्या है। तो रूमानी कल्पना का तात्पर्य कला, काव्य, संगीत से है। रूमानीवाद एक खास प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था जो राष्ट्रीय भावना के विकास में क्या करता था, सहयोग करता था। ये कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों और संगीतों के माध्यमों से क्या करते थे, लोगों के मन में राष्ट्र भावना को उजागर करते थे। जर्मन दार्शनिक का कहना था कि जो लोकगीत, जनकाव्य, लोक साहित्य, इन सब से लोगों में राष्ट्र भावना क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यह जर्मन दार्शनिक का कहना था। पोलैंड में भाषा और संस्कृत के माध्यम से राष्ट्र भावना बनाए रखा गया, क्योंकि पोलैंड जब वियना की संधि हुई थी तो पोलैंड को कई हिस्सों में बांट दिया गया था। तो वहाँ पे जो उन लोगों में राष्ट्र भावना था तो उनके भाषा के माध्यम से और संस्कृति के माध्यम से ही क्या किया गया था, राष्ट्र भावना बनाए रखा गया था। पोलैंड वाले क्या करते थे कि आपस में राष्ट्र भावना को बनाए रखने के लिए वो पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे, पोलिश भाषा का ज़्यादा बढ़ावा दिया था। अब इधर आगे है भूख, कठिनाई और जनद्रोह। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि 1830 दशक में यूरोप में भारी कठिनाई आई। भारी कठिनाई कैसी हुई कि 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में जबरदस्त क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब बताइए, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो रोजगार में क्या होगी, कमी होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। और क्या था, जब जनसंख्या में वृद्धि हुई, रोजगार में कमी, बेरोजगार बढ़ी, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि हुई, तो जो भोजन था वह पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था यूरोप में। कई कई जगहों पे दंगा भी शुरू हो गया। आगे है कि देखिए ये जो है मशीनीकरण हो गया था, मतलब यूरोप में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी लेकिन मशीनीकरण हो गया था। इंग्लैंड से जो कपड़े थे वह सस्ते दाम पे कहाँ पे आ रहे थे, फ्रांस में। तो यहाँ के लोगों का जो लघु उद्योग था उस पर काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि यहाँ के मजदूर क्या करते थे, हाथ से कपड़ा वपड़ा बनाते थे। तो ये लोग इंग्लैंड वाले क्या किए कि मशीनों से कपड़ा बना के उसको सस्ते दाम पे बेचना शुरू कर दिए। आगे क्या है कि 1845 ईस्वी में सिलेसिया एक शहर है, वहाँ पे क्या हुआ, सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। क्योंकि जो बुनकर थे, जो ठेकेदार थे, वो बुनकर से कच्चे माल क्या करते थे, सस्ते दाम पे ले लेते थे और उसके बावजूद भी उन पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे, मतलब कि पैसा कम ही देते थे। आगे क्या है कि 1848 में यूरोपी का मतलब कहाँ से है, फ्रांस से है।
फ्रांस जो फ्रांस है वहाँ पे भोजन की कमी पड़ गई और उस फ्रांस के पेरिस शहर में क्या हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए, मतलब विद्रोह शुरू कर दिया कि भैया यहाँ पे क्या है, भोजन की कमी हो रही है। और वहाँ की जो सरकार उस समय थी वो ध्यान नहीं दे रही थी। आगे क्या है कि लुई फिलिप को क्या किया, जो पहले शासक हुआ करता था उसको भगाने पर लोग मजबूर कर दिए और क्या किए, वो जब भाग गया तो वहाँ पे यूरोप में क्या किया, राष्ट्रीय सभा की घोषणा की गई और 21 बोला गया कि जो लोग 21 वर्ष से अधिक है उनको वयस्क मताधिकार दिया जाएगा और वहाँ की सरकार रोजगार देने की गारंटी की। इसके लिए क्या किया कि वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगाई गई काम की, ताकि लोग क्या करें, बेरोजगारी बढ़ी है तो वहाँ पे उन लोगों को अच्छे से रोजगार मिल पाए। तो ये था हमारा रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, तथा इधर है भूख, कठिनाई और जनद्रोह। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आगे है 1848 की उदारवादी क्रांति। तो ये जो उदारवादी क्रांति है यह मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया गया था। कारण क्या था कि बहुत यूरोप में क्या हुआ था, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी आ गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ, यह क्रांति उत्पन्न हुई। आगे क्या है कि यूरोप का अन्य भाग जो स्वतंत्र नहीं था उसके लिए ये लोग क्या किए, गणतंत्र की मांग की गई। जैसे हमारा था, जैसे उस समय जर्मनी, इटली, पोलैंड ये सब किसी के कब्जे में थे, तो इसके लिए वहाँ पे गणतंत्र की मांग की गई थी। आगे क्या है कि जर्मन इलाकों के बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर जर्मन नेशनल असेंबली का चुनाव किया। यानी वहाँ पे एक इलाके में जनरल असेंबली, जिसे हम क्या कहते हैं जनसभा का, वहाँ पे क्या किया, चुनाव किया। और इसके लिए क्या किया कि 18 मई 1848 ईस्वी में 831 निर्वाचित प्रतिनिधि सेंट पॉल चर्च में जाकर उसके सामने बैठ गए, यानी उस संसद में जाकर, जनसभा में जाकर बैठ गए। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। ये जो 831 चुने गए प्रतिनिधि थे वहाँ पे जब गए, किसमें, सेंट पॉल चर्च में जाकर जब बैठ गए तो वहाँ पे जाकर क्या किया कि जर्मन राष्ट्र के लिए एक तो संविधान का प्रारूप तैयार किया। और इसको प्रसा, जो पहले बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, प्रसा के राजा के सामने क्या किया, पेश किया। उस समय जो प्रसा का राजा था वह फ्रेडरिक था और फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ था। और ये फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ उस संविधान प्रारूप को क्या किया, ठुकरा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद क्या किया कि यह प्रसा का जो राजा था या शासक था उस समय, वह सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुलवा के क्या किया, उस असेंबली को, जो उस समय चल रहा था पार्लियामेंट में, संसद में जो भी चल रहा था, उस असेंबली को क्या किया, भंग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो उदारवादी क्रांति थी इसमें महिलाओं ने भी क्या किया, बढ़ चढ़ के भाग लिया था। यह क्रांति बढ़ती गई थी, मारपीट इसमें होता रहा। तो एक बात राजा को समझ में आ गया, प्रसा का जो राजा था उस समय शासक था, उसको एक बात समझ में आ गई कि ऐसे बात कुछ भी नहीं बनने वाली। तो क्या किया कि इस क्रांति को शांत करने के लिए कुछ क्रांतिकारियों को क्या दिया, रियायतें दी, ताकि ये जो क्रांति है वो शांत हो जाए। तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं इटली का एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है कि जो इटली था वो पहले कई राज्यों में बटा हुआ था, उसको एक करना ही एकीकरण कहलाता है। 1815 के पूर्व इटली जो है 4 हिस्सों में बटा था। एक था उत्तरी इटली जहाँ पे राजतंत्र चलता था, दूसरा था ऑस्ट्रिया के अधीन वाला क्षेत्र, ये भी ऑस्ट्रिया इटली पे क्या किया था, कब्जा किया था। एक था मध्य इटली जिसपे पोप का कब्जा था, और एक था दक्षिणी इटली जिसपे निपल्स और सिसिली का कब्जा था। ये कब की बात है, जब नेपोलियन इस पे शासन करता था। उस समय इसमें ये 4 अलग अलग भले ही क्षेत्र थे, इसमें रहने वाले लोग विभिन्न वर्ग के, विभिन्न भाषा के और विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रजाति के थे। जब ये विभिन्न भाषा वर्ग के लोग, विभिन्न प्रजाति के लोग थे, तो ये आपस में मिलकर रहना नहीं चाहते थे। कौन? इटली के लोग। तो बताओ ऐसे पे इटली का एकीकरण कैसे होगा। फिर भी इसके बावजूद इसमें 3 प्रमुख क्रांतिकारी हुए, तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख इसमें 3 क्रांतिकारी पैदा हुए। कौन? मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी। ये तीनों के अथक प्रयास से 1870 के दशक में जाके क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। तो इटली का बेसिकली दो चरण है, एक इधर कब, 1815 के पूर्व और 1815 के बाद की इटली। तो 1815 के बाद की इटली क्या है कि जब नेपोलियन को हरा दिया था, वो प्रसा, रूस, ब्रिटेन ये सब मिलके क्या किया था, जब नेपोलियन को हरा दिया था तो उस समय जो इटली था उसको विभिन्न खंडों में क्या किया गया था, बांट दिया गया था। तो उस समय जो मध्य इटली था उस पर
पोप का कब्जा था, और एक था उत्तरी इटली और एक दक्षिणी इटली, और मध्य में पोप क्या किया था, कब्जा कर लिया था। और पोप चाहता था कि हम क्या करें, अलग से अपना राज्य बनाए, क्योंकि पोप जो है सभी को धार्मिक रूप से जोड़ना चाहता था, एक ही धर्म से जोड़ना चाहता था। ऐसा कभी संभव हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सब यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के थे तो यहाँ पे एक ही धर्म एक ही जाति के कैसे हो सकते हैं। मध्य इटली में पोप क्या करना चाहता था कि एक धार्मिक बनाना चाहता था, एक ही धर्म के लोगों का एकीकरण करना चाहता था। इसके बाद जो इटली था उसका कुछ हिस्सा किसके पास था, ऑस्ट्रिया के पास, और कुछ हिस्सा फ्रांस के पास था। ये भी दिक्कत थी, तो इटली का एकीकरण बड़ा मुश्किल हो रहा था। इटली का कुछ भाग कुलीन वर्ग यानी अमीरों के भी कब्जे में था। तो इतना सब होने के बावजूद भी क्या हुआ कि ये जो इटली वाले थे, ये सब संस्कृत और इतिहास नाटक के माध्यम से आपस में क्या किए, राष्ट्र भावनाओं को जगाए रखा, बनाए रखा, और उसके बाद क्या किया कि ये लोग आपस में एकीकरण करने में सहायक हुए। किसके माध्यम से? सांस्कृतिक, इतिहास नाटक आदि इन सब के माध्यम से। सब कुछ होने के बावजूद भी इटली के लोग जो थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में थे, उनमें क्या हुआ कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगा। तो अब हम इसके बाद देखेंगे इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें मुख्य नायक जो थे कौन कौन, मेजनी काबूर और गैरीबाल्डी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो आइए इटली के एकीकरण में जो नायक थे, तीनों नायक को समझते हैं। पहला है मिजनी या मेजनी नाम है। 1805 ईस्वी में जन्मे जार्मेनिया प्रांत के सार्डेनिया स्थान पर मेजनी को, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जार्मेनिया प्रांत के सार्डेनिया स्थान पर। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। इसको मसीहा कहा जाता है इटली के एकीकरण का। यह एक पक्के राष्ट्रवादी थे, यानी यह राष्ट्रवादी बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था। जब यह बड़ा हुआ तो कार्बोनरी संगठन का सदस्य बना। यह कार्बोनरी संगठन क्या है, आपको बताए थे कि एक उग्रवादी संगठन था जो लड़ाई झगड़ा करने में ज़्यादा था, कि उसको बस इस बात का यकीन था कि कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो लड़ाई झगड़ा करके ही करनी है। आगे क्या है कि 1830 से 1831 के विद्रोह में जमकर भाग लिया। जब इटली में विद्रोह हुआ था तो उसमें यह जमकर भाग लिया। इसके कारण इसको जेल में बंद कर दिया गया, और जब जेल से छूटा तो वह विदेश भाग गया। और विदेश भागने के बाद 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का संगठन किया, जिसमें हजारों राष्ट्रवादी क्या लिए, भाग लिए। ये तो था किसका, मेजनी का। आगे है काउंटर काबूर का। ये इनका जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। ये जो काउंटर काबूर है, इसको इटली का दिमाग कहा गया। क्यों? क्योंकि इसका दिमाग जो है बहुत तेज चलता था। यह आर्थिक व सैनिक शक्ति को अनिवार्य मानता था। इसका मानना यह था कि अगर किसी चीज़ पे कब्जा करना है, अगर कोई भी चीज़ लाना है, तो हमें आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। विदेशी सहमत को यह स्वीकार करता था कि अगर मान लेते हैं अगर हम लड़ाई करना चाहते हैं और विदेश जो बगल का देश है हमारा साथ देना चाहता है, तो इसका ये स्वीकार करता था कि भैया आइए साथ दीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे। आगे क्या है कि यह राजतंत्र का समर्थक था, यानी जो राजशाही तंत्र चल रहा था तो उसका यह समर्थक था। बोल रहा था कि भैया राजतंत्र सही तरीके से चल रहा है, जो चल रहा है वो सब सही है। आगे क्या है कि 1830 में सार्डेनिया पीटमांड के राजा विक्टर एमेनुअल का क्या बना, यह प्रधानमंत्री बना। उसमें कौन सार्डेनिया पीटमांड का राजा विक्टर एनुअल था, उसका यह प्रधानमंत्री बना। और जैसे ही प्रधानमंत्री बनने के बाद यह इटली को आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत किया। अब इसके बाद हम देखेंगे गैरीबाल्डी को। चलिए अगला नायक है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता था, क्योंकि यह बहुत क्या था, क्रांतिकारी था, यह बहुत लड़ाकू था। यह किसानों के साथ इतना ज़्यादा लड़ाकू था कि यह किसानों के साथ भी क्या किया, एक बार युद्ध लड़ा और उस युद्ध को जीत भी गया। अब सोचिए किसान के साथ यह कैसे वो क्या किया होगा, लेक्चर दिया होगा, किसानों के साथ कैसे लीडरशिप किया होगा। यह एक अच्छा लीडरशिप भी था, इसके अंदर लीडरशिप का भी अच्छा गुण था। बड़ा होकर क्या किया, यह यंग इटली का सदस्य बना, और इसको चूंकि यह लड़ाकू बहुत ज़्यादा था तो इसको क्या किया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन यह जेल तोड़ के क्या किया, भाग गया। और 1848 में यह जब वापस आया तो मेजनी का साथ छोड़ के किसके साथ चला गया, काउंट काबूर के साथ मिलकर क्या किया, इटली के एकीकरण का सहयोग किया। तो इस तरीके से पूरा इटली के एकीकरण जो संभव हो पाया, इसमें 3 नायक भी थे, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे।
समझे हैं। अब आगे हम समझेंगे जर्मनी का एकीकरण। चलिए अब समझते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो जो जर्मनी का एकीकरण है वो 1870 के दशक के पहले जो जर्मनी था वह लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या किया, इस पे कब्जा किया। उसके बाद वो क्या किया कि उन जो बड़े छोटे छोटे राज्य थे उनको जोड़ जोड़ के 39 राज्यों में क्या किया, वो बांट दिया। तो जर्मनी के मध्यम वर्ग के लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं काफी व्याप्त थी। पहले से ही उन जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन लोगों में राष्ट्र भावनाएं क्या थी, पहले से ही व्याप्त थी। मध्यम वर्ग के लोग सन 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों में जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। सन 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के जो छोटे छोटे राज्य थे सभी लोगों ने मिलकर क्या किया कि एक निर्वाचित संसद द्वारा एक अलग राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या कि वहां का जो राजा था, राजाशाही और उसके फौज के ताकतों ने इन सबको मिलकर क्या किया, दबा दिया। यानी ये जो चाह रहे थे उसको होने नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये अपना राष्ट्रवाद जारी रखा, अपना क्रांति जारी रखा और इनको प्रसा, जो पहले बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, यही प्रसा बाद में जर्मनी बना। तो ये जो प्रसा था, प्रसा के जो बड़े बड़े भूस्वामित्व थे, भूस्वामियों ने क्या किया, इनका समर्थन किया। इन जो मध्यम वर्ग के लोग थे, तो मध्यम वर्ग के लोगों ने जब उनका क्या समर्थन पाया तो प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का भी क्या किया, नेतृत्व किया। देखिए जो प्रसा था, प्रसा ने क्या किया कि मध्यम वर्ग के लोग, प्रसा के जो बड़े बड़े भूस्वामित्व थे वे मध्यम वर्ग के लोगों का क्या किया, समर्थन भी किया। साथ ही साथ उनके साथ आंदोलन भी क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका जनक प्रसा का मुख्यमंत्री ऑटो वार्न बिस्मार्क था। ये जो आंदोलन चला था उसका जनक कौन था, वहां का मुख्यमंत्री ऑटो वार्न बिस्मार्क था। ऑटो वार्न बिस्मार्क ने प्रसा के सैनिक और नौकरशाही का क्या लिया, मदद लिया कि भैया, बोला कि आप लोग क्या करिए, हमारी हेल्प करिए ताकि हम क्या करें कि एक अलग राष्ट्र बना सके। प्रसा 7 वर्षों के दौरान, यानी ये जो आंदोलन सब चला 7 वर्ष चला और इस 7 वर्ष के दौरान 3 देश, कौन कौन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से क्या किया, युद्ध किया और उनसे जीत गया। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी का फिर एकीकरण हुआ। जो पहले कई राज्यों में बटा हुआ था वो धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, उसका एकीकरण हुआ। सन 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ। ये जर्मनी का क्या था, एक शहर था, वहां पे क्या हुआ, एक समारोह हुआ और उस समारोह में विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या बनाया गया, सम्राट बनाया गया। और इस तरीके से सन 1871 में जाके जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगली हेडिंग समझते हैं, ब्रिटेन एक अजीब दास्तान। तो विद्वानों का मानना है जो ब्रिटेन है या फिर जो ब्रिटेन राष्ट्र है, इसका निर्माण किसी क्रांति की वजह से नहीं हुई है। यह एक लंबी क्या है, प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया का परिणाम निकला है। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटिश राज्य नहीं हुआ करता था। लोगों की पहचान निर्जातीय थी। निर्जातीय का मतलब क्या है कि अगर कोई मुस्लिम है तो वह अपने को मुस्लिम मानता है और कोई अन्य धर्म का है तो अपने को वही मानता है। धीरे धीरे इंग्लैंड धन दौलत अहमियत के मामलों में क्या हुआ, मजबूत होता गया और यह अपने आसपास के राष्ट्रों पर क्या किया, अपना संप्रभुत्व बढ़ाया और बढ़ाने में सफल भी रहा। यानी आसपास के राष्ट्रों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, लंबे टकराव के बाद आंग्ल सांसद यानी इंग्लैंड की सांसद ने 1868 में राजतंत्र से ताकत को क्या किया, छीन लिया। पहले वहां पे राजतंत्र चलता था तो उसके बाद क्या किया कि एक लंबा प्रोसेस चला और 1868 में जाके इंग्लैंड ने राजतंत्र से क्या की, उसकी ताकत छीन ली। इसके बाद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच संधि हुई यानी समझौता हुआ और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए यूनाइटेड ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। देखिए जब ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था इससे पहले केवल और केवल एक इंग्लैंड का ही गठन हुआ था। उस समय स्कॉटलैंड इसमें नहीं शामिल किया गया था, लेकिन 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में क्या किया गया, समझौता हुआ यानी संधि हुई और यूनियन, और एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए यूनाइटेड ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, जिसे आज केवल ब्रिटेन कहते हैं, का क्या किया गया, गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, देखिए जब गठन हुआ तब इंग्लैंड के लोगों का स्कॉट मतलब स्कॉटलैंड के लोगों पे क्या रहा, दबदबा रहा। यानी इंग्लैंड के लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर हावी थे। जब दोनों की गठन हो गई थी तब
स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता सरकार द्वारा छीन ली गई थी। कौन सी सरकार? ब्रिटेन, जो आज ब्रिटेन बन चुका है, उसकी सरकार द्वारा जो स्कॉटलैंड को उसमें मिलाया गया है, उससे क्या की गई है? उन लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई है। कैसे? वहाँ की एक गोलियां बोली होती थी, उस पर रोक लगाया गया, और पोशाक, वहाँ पे जो पहनावा था लोगों का, स्कॉटलैंड वालों का, उस पोशाक पे, पहनावे पे भी क्या किया गया? रोक लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ? आयरलैंड के साथ भी ये हश्र हुआ। देखिए, जो आयरलैंड था, आयरलैंड में दो गुट बटा हुआ था, एक था कैथोलिक, एक था प्रोटेस्टेंट। ये जो कैथोलिक धर्म है अलग का है, और जो प्रोटेस्टेंट है ये अलग धर्म के है। यानी ये जो है, इसमें दो धर्म थे। जो कैथोलिक था वह बहुसंख्यक था इस आयरलैंड में, और जो प्रोटेस्टेंट था वह अल्पसंख्यक धर्म था। क्योंकि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में भी ये प्रोटेस्टेंट धर्म ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया? प्रोटेस्टेंट धर्म को बढ़ावा दिया और उन लोगों का समर्थन किया। तो इसके लिए क्या किया गया? वहां पे विद्रोह शुरू हो गया। 1798 ईस्वी में बेल्फस्टोन ने इसके लिए क्या किया? विद्रोह शुरू किया, लेकिन वे क्या रहे? असफल रहे। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक क्या किया गया? शामिल कर लिया गया। किसमें? ग्रेट ब्रिटेन में। और जो भी नया राष्ट्र बना, उस नए राष्ट्र में आंग्ल संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया गया। क्योंकि ये आंग्ल संस्कृति मतलब इंग्लैंड का, तो ये लोग क्या किए हैं? कब्जा किए हैं, तो अपने मन का क्या किए? खूब उसमें बढ़ावा किए। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगली हेडिंग है राष्ट्रवाद की दृश्य कल्पना। दृश्य का मतलब होता है दिखाना, और कल्पना का मतलब एक प्रकार की सोच है। इसमें एक एक पॉइंट लिखा गया है, किसी राष्ट्र को कैसे प्रदर्शित करें। अगर किसी राष्ट्र को दिखाना हो, कैसे दिखाएं? क्योंकि कोई भी देश होगा, कोई भी राष्ट्र होगा, उसका कोई चेहरा होता नहीं है। जिसका चेहरा हो उसका मूर्त तो दिखाया जा सकता है, पर एक राष्ट्र, अभी बात बोले हैं कि एक राष्ट्र का कोई चेहरा नहीं होता, उस राष्ट्र को कैसे दिखाए? तो 18वीं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने इसका निवारण किया। उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कोई मानव हो। एक राष्ट्र को दिखाने के लिए कलाकारों ने क्या किया कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक मानव का प्रतीक दिया। राष्ट्र को पहचान दिलाने के लिए वेशभूषा में नारी रूप में प्रदर्शित जो कलाकार थे, वे लोग एक नारी का रूप बनाया और उसको सजा उजा दिया। जैसे आज अपने यहाँ देखा जाए तो लोग भारत माता की फोटो का प्रतीक यूज करते हैं, वो ऐसे ही प्रकार। आगे है, चुनी गई नारी असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। जो नारी चुनी गई है वह कोई खास महिला नहीं थी, उसकी रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं था। केवल उसको दिखाने के लिए कि भैया ये राष्ट्र है और इस राष्ट्र का प्रतीक ये है। जैसे अपने यहाँ कहते हैं भारत माता की, तो उसे तुरंत ही क्या होता है कि एक भारत माता यानी एक नारी का क्या होता है? फोटो हमारे सामने आ जाता है। आगे क्या है कि राष्ट्र को अमूर्त विचार से ठोस प्रदर्शित करने के लिए नारी छवि को राष्ट्र का रूपक बनाई गई। ये अमूर्त विचार क्या है कि जिसका कोई रूप ही नहीं है। अमूर्त का मतलब बिना किसी रूप का या बिना किसी चेहरा का। इस विचार को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया? नारी छवि को क्या बनाया गया? राष्ट्र का रूपक। रूपक का मतलब क्या होता है कि ऐसे चीज को सूचित करना जिसका कोई मूर्ति ना हो, यानी जिसकी कोई सूरत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रूपक। उसके लिए क्या किया गया? नारी छवि का राष्ट्र रूपक बनाई गई। आगे क्या है? कलाकारों ने लोगों के अंदर राष्ट्रीय और एकता बनाने के लिए किया। यह जो काम किया गया है वह कलाकारों ने लोगों के अंदर राष्ट्रीय और उनके अंदर एकता को बनाए रखने के लिए किया है। आगे है, इसके लिए कई जगहों पर क्या किया गया? प्रतीकों का चिन्ह भी यूज किया गया। कलाकार ने इस चीज को, किसको? राष्ट्रीयता और एकता को बनाए रखने के लिए कई जगहों पे प्रतीकों का भी प्रयोग किया। जैसे स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्रता के लिए लाल टोपी, कहीं पे टूटी हुई जंजीर का प्रतीक दिखाया गया। आगे क्या है? इंसाफ के लिए क्या किया गया कि महिला की आंख पर पट्टी बांध दी गई। आज जो हम लोग देखते हैं कि जहां पे जजमेंट किया जाता है वहां पे एक महिला होती है, वह तराजू लिए खड़ी रहती है और उस पे आंख पे क्या होती है? पट्टी बांधी रहती है। जो जर्मन राष्ट्र था, जर्मन राष्ट्र के लोग क्या किए? जर्मेनियन नारी का प्रतीक किया उस जर्मन राष्ट्र को दिखाने के लिए। जैसे अपने यहाँ क्या करते हैं? भारत माता का प्रतीक दिखाते हैं भारत राष्ट्र को दिखाने के लिए। तो यह था राष्ट्रवाद की दृश्य कल्पना। अब इसके बाद अगली हेडिंग समझेंगे। अगली हेडिंग आती है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है इसको हम पढ़ चुके हैं। साम्राज्यवाद क्या होता है इसको समझते हैं। तो साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई देश अपने देश की शक्तियां को बढ़ाना चाहे तो उसे हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। कोई भी देश है, अगर वह अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, या तो सैनिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से, किसी भी तरीके से वह अपने देश को मजबूत कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं।
19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना साम्राज्यवाद में बदल गई। ऐसा क्यों? देखिए, अभी तक जो था, इससे पहले तक जो भी था राष्ट्र भावना, अब 19वीं शताब्दी में यह किसमें, साम्राज्यवाद में बदलने लगी। यानी प्रत्येक देश चाह रहा था कि हमारा देश क्या हो, मजबूत हो, राष्ट्र हमारा कैसा हो, मजबूत हो। क्यों? क्योंकि यूरोप में 1871 में एक बाल्कन क्षेत्र हुआ करता था, वहां पे गंभीर रूप से क्या हुआ, राष्ट्रवाद पनप गई। ये बाल्कन क्षेत्र क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो बाल्कन क्षेत्र में रोमेनिया, बुल्गारिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये क्षेत्र पूरा आता था उस बाल्कन वाले क्षेत्र में। यहाँ पे क्या हुआ कि बाल्कन क्षेत्र पहले, जो ये बाल्कन क्षेत्र है, यह पहले किसके, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे रोमानिया राष्ट्रवाद के विचार से यहाँ पे क्या हुआ, जब यह विघटन की स्थिति में था, तो यहाँ पे गंभीर रूप से क्या हुआ कि राष्ट्रवाद पनपने लगी और प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से क्या करने लगा, इससे करने लगा। मतलब ये कि प्रत्येक देश, वहां का जो बाल्कन क्षेत्र हुआ करता था, वहां का प्रत्येक देश, या यूं बोले इसमें जो इतने क्षेत्र आते थे, प्रत्येक एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। पहला देश यह चाहता था कि दूसरे पे हम हड़प के उसको अपने अंदर शामिल कर लें ताकि हम ज्यादा ताकतवर हो जाएं, और वो वाला भी यही चाहता था कि इसको हम हड़प के अपने में शामिल कर लें ताकि हम क्या हो जाए, ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो वहां पे जो बाल्कन क्षेत्र हुआ करता था, वहां पे विद्रोह शुरू हो गया, वहां पे जंग लड़ी गई। आगे क्या है, प्रत्येक राज्य एक दूसरे राज्य को हड़पना चाहते थे, ये हो गया। पूरे बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियां, अच्छा पूरे बाल्कन क्षेत्र को, इसके सिवा जो छोटे छोटे राज्य थे, उसके सिवा जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, राष्ट्र हुआ करते थे, जैसे जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, ये सब क्या करना चाहते थे कि इस पूरे बाल्कन क्षेत्र को अपने अंदर शामिल करना चाहते थे। इसके लिए सब में क्या हुआ, बहुत युद्ध हुआ, नतीजा कुछ नहीं। अंततः लास्ट में आके प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ, शुरुआत हो गई वहां, यानी प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। और इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिणाम क्या निकला कि पूरे देश में राष्ट्र भावना फैल गई। तो यह था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, कहां तक प्रसार हुआ, क्या हुआ, सबको अच्छे से समझ लिए हैं। तो यहां पे हमारा यह अध्याय क्या होता है, खत्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।